पड़ेगी जिसे। तो लिखो अपनी कॉपी में, देखो एक तुम केमिस्ट्री में थर्मो पढ़ोगे, एक तुम फिजिक्स में थर्मो पढ़ोगे। थोड़ा में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फिजिक्स में हम जनरली कौन से प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें आपका सिस्टम बंद है। थर्मो क्या होता है? थर्मो बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फिजिक्स में दो तरीके की वॉल होती है। वॉल मतलब दीवार। तो फिजिक्स में हम लोग दो तरीके की दीवार की बात करेंगे। तो मान लो ये दो कंटेनर है। तो मान लो कि एक तरीके की दीवार का नाम होता है, वो होता है डाई एथर्मिक वॉल। एक का नाम क्या होता है? डाई एथर्मिक वॉल। एक और जो वॉल होती है उसका नाम होता है एडियाबैटिक वॉल। क्या नाम होता है? तो फिजिक्स में हम जो भी सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये अपना सिस्टम है और ये अपना सिस्टम है। और सिस्टम के बाहर बेसिकली क्या होता है? सिस्टम के बाहर होता है आपका सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो दीवार अलग करती है, तो वो दीवार दो तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी डायथर्मिक वॉल, एक होती है आपकी एडियाबैटिक वॉल, है ना। तो एक होती है डायथर्मिक, एक होती है एडियाबैटिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। मतलब इस सिस्टम को गैस छोड़ के नहीं जा सकती। मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। मास ट्रांसफर का मतलब है कि ना तो इस सिस्टम में कोई मास आ सकता है, ना इस सिस्टम में ना इस सिस्टम से कोई मास जा सकता है। तो ना तो इसमें मास ट्रांसफर अलाउ होता है, ना इसमें। तो इसमें भी क्या होता है? मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एडियाबैटिक में ना तो मास छोड़ के जा सकता है, ना मास अंदर आ सकता है। सेम हीट के लिए भी है। हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। तो ना तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। लेकिन डायथर्मिक में क्या होता है? हीट ट्रांसफर अलाउ होता है। तो हीट ट्रांसफर अलाउड। हीट ट्रांसफर का मतलब है जैसे ना, तुम मान लो तुम्हारे गैस पे कोई गर्म पानी की तपेली रख दो, ठीक है, और तपेली को ऐसे ऊपर ढक दो बर्तन से, और अंदर गर्म पानी रख दो। तो थोड़ी देर के बाद जाके देखोगे तो आपका ये जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन अंदर जितना पानी है वो सारा का सारा अंदर ही रहेगा, पानी कहीं नहीं गया। बस पानी की जो हीट थी वो कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि घर में जो तपेली होती है, अगर मान लो तुम उसको बर्तन से ढक दो, तो वो अपना क्या बन जाता है? वो अपना क्या बन जाता है? एक क्लोज सिस्टम बन जाता है ना। और अगर ये पानी गर्म है और मान लो सर्दी का मौसम है, थोड़ी देर के बाद जाके देखो तो आपका पानी ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? कि आपका जो पानी है वो अंदर ही अंदर था, लेकिन पानी की गर्मी कहां चली गई? बाहर चली गई। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके की वॉल होती है। मतलब अगर अपन फिजिक्स पढ़ते ना, तो फिजिक्स में जनरली हम किसकी बात करते हैं? क्लोज सिस्टम की, जहां पे आपका कंटेनर क्या हो? बंद हो। तो और वॉल क्या होती है? तो कोई तुम्हें पूछे वॉल क्या चीज है, तो बाहर होता है सराउंडिंग, अंदर होता है सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो ये दीवार है ना, इसको हम बोलते हैं वॉल। ये आपकी वॉल है। तो फिजिक्स में वॉल दो तरीके की होती है। डायथर्मिक वॉल। तो डायथर्मिक में क्या होता है? मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, हीट ट्रांसफर अलाउड। मतलब अंदर से हीट बाहर जा सकती है, बाहर की हीट अंदर आ सकती है। पर एडियाबैटिक में क्या होता है? मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। तो ना तो अंदर का मास बाहर जा सकता है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। और ना बाहर का मास अंदर आ सकता है, ना अंदर की हीट अंदर आ सकती है। तो ये आपका दो तरीके की वॉल है। किसी को इन दोनों वॉल में कोई डाउट है तब आप पूछ सकता है। कोई भी डाउट है इन दोनों में तब आप पूछ सकते हो। सिस्टम और बाहर होता है सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से कौन जुदा करता है? इनके बीच की दीवार। दीवार मतलब वॉल। और वॉल दो तरीके की होती है, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक की खास बात क्या है? मास तो दोनों में ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिस्टम बंद है तो अंदर का मास ना तो बाहर जा सकता है, ना बाहर का मास अंदर आ सकता है। लेकिन डायथर्मिक में क्या होता है? हीट ट्रांसफर अलाउ होता है। एडियाबैटिक में आपका हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड होता है। तो कई लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल को इंसुलेटिंग वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इंसुलेट है ना। इंसुलेटिंग वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। हर्ष कोई डाउट है? आशीष कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। हिमांग भाई कोई डाउट है तो पूछ लो।
ओके सर दोनों में मास ट्रांसफर अलाउड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मास ट्रांसफर अच्छा नॉट अच्छा, अलाउड। मतलब नॉट फिजिक्स अलाउड। में तो 99% केसेस में तो अपने जो सिस्टम होता है बंद होता है। तो मास तो ना तो अंदर जा सकता है, ना अंदर का मास बाहर जा सकता है। डायथर्मिक में क्या हाँ होता है, हीट ट्रांसफर अलाउ होता है। एडियाबेटिक में आपका ना तो मास ट्रांसफर अलाउ होता है, ना हीट ट्रांसफर अलाउ होता है। सर, कोई एडियाबेटिक का एग्जांपल? एडियाबेटिक जैसे तेरा थर्मस, ये थर्मस होता है ना, ओके। थर्मस के अंदर तो पानी गर्म कर, पानी रख दे, तो यहाँ पे बीच में क्या भरा होता है तेरा, बीच में वैक्यूम होता है या बीच में कोई गैस भरी होती है। तो करीबन करीबन थर्मस की जो वॉल होती है करीबन करीबन एडियाबेटिक इन नेचर होती है। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एडियाबेटिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब पहले तुम समझना कि एडियाबेटिक प्रोसेस होती क्या है। सब पहले तुम वंश, देखो डायथर्मिक में डाउट है, एक सेकंड ना। वंश डायथर्मिक का मतलब है बेटा, डायथर्मिक वॉल का मतलब है कि अगर मान ले तेरा कंटेनर है, तो डायथर्मिक वॉल का मतलब है कि अंदर की हीट बाहर जा सकती है, बाहर की हीट अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर का मास बाहर नहीं जा सकता, बाहर का मास अंदर नहीं आ सकता। हीट अंदर आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो तपेली को गर्म रख दे और नीचे से गैस जला दे, तो क्या होता है देख, गैस की जो हीट है वो कहां जा रही है, तेरी तपेली के अंदर। तो ये तेरा क्या हो गया, डायथर्मिक वॉल। तो डायथर्मिक में क्या होता है बेटा, मास का ट्रांसफर अलाउ नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर अलाउ होता है। ठीक है, तो अब तुम समझना कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। फास्ट प्रोसेस कौन सी होती है, फास्ट प्रोसेस होती है ना। अब तुम समझो, अब तुम एक चीज समझना, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हीट जीरो होता है। हीट जीरो का मतलब है कि ना तो सिस्टम को कोई हीट मिलती है, ना सिस्टम से कोई हीट निकलती है। मतलब हीट एक्सचेंज आपका क्या होता है, आपका जो हीट एक्सचेंज है वो क्या होता है, जीरो। किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जाती है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस बेसिकली कहां पे होती है, जहां पे आपका एडियाबेटिक वॉल है। तो सपोज करो कि ये कंटेनर है और मान लो इसका जो वॉल है वो एडियाबेटिक इन नेचर है। मान लो अंदर नंबर ऑफ मोल्स एन है, गैस कांस्टेंट आर है, मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अगर मान लो मैंने कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी, याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें तीन प्रोसेस पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी, भूल को नहीं गए। आइजोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइजोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, आइजोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो मान लो कि मैंने कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी, तो अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो उतनी ही है, गैस कांस्टेंट आपका आर है, क्योंकि ना तो अंदर की गैस बाहर जा सकती है, ना बाहर की गैस अंदर आ सकती है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स एन थे, तो बाद में भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन ही होंगे। मान लो बाद में आपका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2, मान लो। तो याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन मत भूलना, वो इक्वेशन होती है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। लिख लो, ये गामा क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लिख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस में P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि P इंटू वी रेस टू पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस टू पावर गामा करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, सबसे पहले लिखना एडियाबेटिक प्रोसेस में लिखना फास्ट होती है, हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। हीट एक्सचेंज का मतलब है ना तो सिस्टम से कोई हीट निकली, ना सिस्टम के अंदर कोई हीट आई। इसका मतलब आपकी जो वॉल्स है वो कैसी है, आपकी जो वॉल्स है वो एडियाबेटिक इन नेचर है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर। तो मान लो पहले प्रेशर P1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। या फिर हम लिख सकते हैं
पीवी रेस टू पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो इसको अपनी सर कॉपी। और n का क्या हुआ था? क्या हो गया, एन एन उतना ही रहता है बेटा। एन का मतलब अच्छा होता है n नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि फिजिक्स में आपका सिस्टम बंद होता है, तो ना तो अंदर की गैस बाहर जा सकती है, ना बाहर से कोई गैस अंदर आ सकती है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है सर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तब तक पूछ सकते हो। देखो डाउट है तो तुम पूछ लो। तो आज एडियाबेटिक वॉल क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस की खास बात क्या है कि हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। क्योंकि अगर एडियाबेटिक वॉल है तो ना तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। तो हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर। लिख लिया? कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर, लिख लिया। ओके, कोई डाउट नहीं है तो पता है अगर तुम कोई भी एमसीक्यू वाला पेपर देते हो ना, तो ये सब फॉर्मूले याद रखना। देखो पीवी गामा क्या होता है, पीवी गामा होता है कांस्टेंट। लेकिन आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। याद रखना ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, वैलिड ऑल द टाइम। अगर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब अगर आपके कंटेनर में कोई भी आइडियल गैस है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हमेशा वैलिड होगा। तो P इंटू वी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट है, तो अपन P को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाय वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P की जगह पुट करो एन आर टी बाय वी, और V गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुम खुद मुझे बताओ, N भी कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट था। सोचो, क्योंकि एडियाबेटिक वॉल है तो ना तो n बढ़ सकता है ना n घट सकता है, r तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो एक और इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, इस v को ऊपर लेके आओ, तो टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन आप कांस्टेंट के डेश लगा देना, लिख लो अपनी कॉपी में। तो आपका पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, टीवी गामा माइनस वन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वंश तेरा जो डाउट है, वंश एक बात याद रखना बेटा वंश, कि एडियाबेटिक प्रोसेस में तू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वी रेस टू पावर गामा करेगा। जैसे मान लो पॉइंट नंबर वन पे किया तो P1 V1 गामा। मान लो बीच में किसी और स्टेज पे तूने प्रेशर चेक किया P2 है, वॉल्यूम चेक किया V2 है, तो उस वक्त भी तेरी P2 V2 गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, P1 V1 गामा के बराबर। तो P इंटू वी रेस टू पावर गामा हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो पीवी गामा कांस्टेंट है, तो P की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, एनआरटी बाय वी। तो P की जगह पुट किया मैंने एनआरटी बाय वी, ये V ऊपर गया, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, उनको मैंने नीचे भेज दिया, तो टीवी गामा माइनस वन भी क्या आया, कांस्टेंट आया। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। सर हाँ पूछो। सर यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, मतलब हीट का कुछ तो हुआ है ना, मतलब इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। देख ऋषि, तेरा जो क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैं तेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ाऊंगा तेरे को समझ में आ जाएगा। तो एडियाबेटिक में क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक में आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो जैसे मान ले कि तूने सिस्टम को कंप्रेस किया, तो अगर आप सिस्टम को कंप्रेस करोगे, तो सिस्टम को कंप्रेस करने पे क्या होगा, तेरा वॉल्यूम घट जाएगा। क्या होगा, तेरा वॉल्यूम घट जाएगा और तेरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर यही आप सिस्टम को एक्सपांड करोगे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर घट जाएगा। तो हो क्या रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज जीरो है, वर्क तो हो सकता है। और एक और टर्म आता है इंटरनल एनर्जी, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो W और U तो चेंज होंगे, हीट चेंज नहीं होगी, वो तुझे समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में एडियाबेटिक में। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, साथ में लिखते जाओ, 2 मोल of O2 gas
are enclosed in a container of pressure 20,000 पास्कल एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है 4 मीटर क्यूब। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, ध्यान से सुनना, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, मतलब मैंने क्या किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन किया, टू 2 मीटर क्यूब, फाइंड फाइनल प्रेशर। तो आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, और गामा आपको दे रखा है यहां पे 1.3। गामा कितना दे रखा है, 1.3। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सब देखना। तो 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो एन कितना दे रखा है 2, आर एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर ऑफ प्रेशर। तो पहले प्रेशर कितना था, तो P1 कितना दे रखा है आपको 20,000 पास्कल एंड वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब। तो पहले आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है 4 मीटर क्यूब। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 2 मीटर क्यूब, तो आपका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2 मीटर क्यूब। फाइंड फाइनल प्रेशर, तो आपको P2 निकालना है, ठीक है। और गामा दे रखा है, तो याद रखना क्या इक्वेशन काम आएगी, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। खत्म, सब कुछ है आपके पास P2 को छोड़ के। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो यहाँ पे P1 आप पुट कर सकते हो 20,000, V1 कितना पुट कर दो 4, गामा कितना है 1.3, P2 आपको निकालना है और V2 कितना है 2 रेज़ टू पावर 1.3। लेकिन यहाँ पे क्या तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 1.3 अपन नॉर्मली नहीं निकाल सकते। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको P2 मिल जाएगा। इस तरीके से करना है। कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष कोई डाउट है तो पूछो, आशीष, वंश, विदुषी, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। सर ये गामा का मतलब क्या होता है, गामा पे आ रहा हूं, मतलब वैल्यू गामा पे मैं आ रहा हूं। गामा एक्चुअली डिपेंड करता है कि तेरा मोनो एटॉमिक गैस है, कि तेरा डाई एटॉमिक गैस है, कि तेरा ट्राई एटॉमिक गैस है। तो गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/f। इस पे मैं आऊंगा, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा गामा कैसे निकालते हैं। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। हाँ आराम से सर, कोई प्रॉब्लम। ऋषिता यार देख, ऐसे न्यूमेरिकल का देख, याद तो देखो फाइनल एग्जाम में इसकी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे जेई में तो क्या होता है कि ऐसी चीजें दे रखी होती है, तो आपको खाली वैल्यू पुट करनी होती है ना। तो टेंशन मत ले, अगर एमसीक्यू आएगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो वहां पे पक्का होगी, है ना। या फिर न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा तो तुम जल्दी से कर पाओगे, है ना, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ओके, अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन है, और बाद में अपन इस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो याद है मैं तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। याद है, छोटा सा वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि अपन P1 V1 गामा भी किसके बराबर होता है, P2 V2 गामा के। तो ये इक्वेशन तुम लोग याद रखना। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा हमेशा कांस्टेंट होता है। तो चाहे पॉइंट नंबर 1 हो तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे P1 V1 गामा, पॉइंट नंबर 2 हो तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे P2 V2 गामा। लेकिन हमेशा इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, K के बराबर होगी। तो मैं P को क्या लिख सकता हूं, K/V गामा लिख सकता हूं। कोई डाउट तो नहीं किसी को, PV गामा इक्वल टू K। तो P को मैं क्या लिख सकता हूं, V रेज़ टू पावर गामा को नीचे भेज दिया तो K/V गामा। तो अब देखो तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, K/V रेज़ टू पावर गामा इंटू DV। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, खाली dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w, ठीक है। मान लो पहले आपकी वॉल्यूम V1 थी, बाद में आपकी वॉल्यूम V2 थी। पहले वॉल्यूम V1 बाद में V2। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो K तो आपका बाहर आ गया, और ये 1/V गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V रेज़ टू पावर माइनस गामा लिख सकता हूं dV। लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो।
वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन एडियाबेटिक में पी भी चेंज कर रहा है, वी भी चेंज कर रहा है। तो यार मैं दो वेरिएबल को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करूं? पर मेरे को ये तो पता है ना कि पीवी गामा कांस्टेंट है, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूं, के अपॉन वी गामा। तो पी की जगह लिख दिया मैंने के अपॉन वी गामा। के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन वी गामा ऊपर गया, क्या आया, वी रेज़ टू पावर माइनस गामा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। तो अब नो वर्क सर। अब देखो, तो के की जगह के रहने दो, और अगर तुम भूल गए हो, तो याद दिला दूं, एक्स रेज़ टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है। तो वी रेज़ टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस वन, और नीचे भी क्या आएगा, माइनस गामा प्लस वन। लोअर लिमिट वी वन है, अपर लिमिट वी टू है। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है? इतना लिखो एक बार। अब तुम ध्यान से देखो, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे देखो। तो इस के को यहीं रहने दो, ये जो नीचे माइनस गामा प्लस वन है इसको बाहर निकाल दो, 1 माइनस गामा। अंदर आपका क्या हो जाएगा देखो, पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो v2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा, मैं माइनस गामा प्लस वन को 1 माइनस गामा लिख रहा हूं, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो v1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा। कोई डाउट तो नहीं है? लिमिट्स कैसे पुट करते हैं देखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो पहले के बाहर आ गया, बाद में 1 माइनस गामा बाहर आ गया। फिर क्या करना है, जहां पे भी v है वहां पे अपर लिमिट पुट करो, तो v की जगह आया v2, फिर लगाओ माइनस, फिर जहां पे भी v है वहां पे लोअर लिमिट पुट करो v1, 1 माइनस गामा। एक बार लिखो, इतना बस होने वाला है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार लिख लो इसको, बस अब एक लास्ट स्टेप और है और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला कितना आया, आप इस के को अंदर भेज दो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, के v2 1 माइनस गामा माइनस के v1 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। कोई डाउट तो नहीं है? मैंने इस के को बस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है तो पूछो कि सर आपने कैसे किया? मैं इस के को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे भी कर दिया, बस अब आपका डेरिवेशन खत्म हो गया है। सब ध्यान से देखो, के जो है वो किसके बराबर है, P1 V1 गामा के भी बराबर है और P2 V2 गामा के भी बराबर है। तो जब V2 है तो यहां पे आप लिखो P2 V2 गामा इस के की जगह, और यहां पे क्या आ जाएगा, V2 1 माइनस गामा, फिर लगाओ माइनस, इस के की जगह लिखो P1 V1 गामा, और बच क्या गया, ये बच गया ना, V1 1 माइनस गामा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा, और इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये आपका फाइनल आंसर है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। कैसे हुआ देखो, यहां पे V2 रेज़ टू पावर गामा है, यहां पे V2 1 माइनस गामा है, तो गामा और माइनस गामा कैंसिल हो गए, खाली क्या बचा 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। और अगर तुम नहीं भूले हो तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इक्वल टू NRT, तो P2 V2 की जगह क्या आ जाएगा, NRT2, और P1 V1 की जगह क्या आ जाएगा, NRT1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। ये आपका फाइनल आंसर है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक तो वर्क का फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार लिख लो इसको, लिख लो, और किसी भी स्टेप में डाउट है तो तुम मुझे आज ही पूछ लो। हाँ वंश, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, देखो जिसको भी डाउट है मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख वंश, वर्क क्या होता है, वर्क होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो dw क्या होता है, pdv। तो अब pv गामा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने क्या बोला, एडियाबेटिक प्रोसेस में pv गामा कांस्टेंट होता है, तो p को अपन क्या लिख सकते हैं, k अपॉन v गामा। तो देख p की जगह मैंने क्या लिखा, k अपॉन v गामा dv।
के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। 1/v गामा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं v रेस्ट टू पावर माइनस गामा। तो ये आ गया v रेस्ट टू पावर माइनस गामा dv। लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है ना। और v माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, v रेस्ट टू पावर माइनस गामा प्लस 1, और नीचे भी क्या आएगा, माइनस गामा प्लस 1। तो इस माइनस गामा प्लस 1 को भी मैं बाहर ले आया, फिर v की जगह मैंने अपर लिमिट पुट करी तो v2 आया, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करी तो v1 आया। ठीक है, बस फिर k को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। देख, इसके बाद बेसिकली ये स्टेप है। तो k को मैंने मल्टीप्लाई किया, k को मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहां पर ट्रिक है, k की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, p1 v1 गामा, k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p2 v2 गामा। तो जब v2 था तो वहां मैंने p2 v2 गामा लिखा, जहां v1 था मैंने p1 v1 गामा लिखा, और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा आंसर आ गया, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो और फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने? हर्ष लिख लिया ये पूरा? यस प्रवीर भाई लिख लिया? कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। ओके, यस कोई सर। डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें 20 ग्राम हीलियम गैस है। कितना? 20 ग्राम हीलियम गैस है। और अभी जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री। और मैंने इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। क्या किया मैंने? एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, और मैंने देखा कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। अंदर हीलियम उतनी है 20 ग्राम, क्योंकि फिजिक्स में आपका कंटेनर क्लोज होता है, ना तो अंदर की गैस बाहर जा सकती है ना बाहर की गैस अंदर आ सकती है। तो आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ, और गामा आपको दे रखा है 1.6। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग सब, थोड़ा दिमाग सब लगाओ। आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314। तो क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम हीलियम गैस is enclosed in a container at 27 degrees Celsius and it is compressed adiabatically such that the final temperature is 127 degrees Celsius, है ना। तो आपको बताना है कितना वर्क हुआ। तो सब पहले वर्क का फॉर्मूला लिखो, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। यही था। देखो ध्यान से देखो, तो T1 कितना है, 300 केल्विन। T2 कितना है, 400 केल्विन। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलार मास। तो कितना ग्राम हीलियम है, 20 ग्राम। हीलियम का मोलार मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5। N है, R है, T2 है, N है, R है, T1 है, 1 है और गामा है। आगे आपका वर्क डन। कोई डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तब आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पहले क्लियर कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इसके ग्राफ पे जा रहा हूं। नहीं सर, ग्राफ पे चलिए। ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में, ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ कैसे बनेगा? पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ ऐसा होता है ना। और याद रखना, एडियाबैटिक में अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वही पीवी ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से, है ना। और याद रखना, अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में 2 ग्राफ मिल जाए, पी और वी का, मान लो एक ग्राफ तुम्हें ऐसे दे रखा हो, एक ग्राफ ऐसे दे रखा हो, तो याद रखना जो ऊपर वाला होता है ना वो आपका आइसोथर्मल का होता है,
और जो ये नीचे वाला होगा ना, ये किसका होगा? एडियाबैटिक का होगा। तो एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा सा खड़ा होता है, और आइसोथर्मल का थोड़ा सा इस तरीके से बैठा हुआ होता है। तो ये याद रखना, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा ग्राफ है? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो एक बार। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो भाई टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, जीरोथ लॉ। Excuse me, sir. हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर कि मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन ही किया फिर कैसे पता करेंगे? क्या 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 क्या? सर जैसे दो गैसेस हैं, उनका एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, ठीक है, अब गामा किसका बड़ा है किसका छोटा, वो कैसे पता वो करेंगे? गामा गैस पे डिपेंड करता है, 1+2/f। तो हर गैस का एफ अलग होता है। उस पर मैं आऊंगा, इस टॉपिक में आऊंगा कि गामा कैसे निकालते हैं, इस पे मैं आऊंगा, इस फॉर्मूले पे, है ना। और ऋषिता तेरे क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, देख, आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर तुम ग्राफ का स्लोप निकालोगे ना, मतलब डीपी बाय डीवी, तो वो आएगा -p/v। लेकिन एडियाबैटिक में पीवी रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो यहां पे अगर तुम डीपी बाय डीवी निकालोगे तो वो आएगा -γ/p/v। तो इसलिए एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है और आइसोथर्मल का कम होता है। तुम निकाल सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर ऐसे निकाला जाता है। आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक्स। अब तुम समझना कि जीरोथ लॉ होता क्या है ना, सब समझना इसको। सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है और इसका टेम्परेचर T1 है। एक सेकंड, मान लो ये कोई सिस्टम है ए और इसका टेम्परेचर TA है, और मान लो ये कोई सिस्टम है बी, इसका टेम्परेचर TB है, और मान लो ये कोई सिस्टम है सी, इसका टेम्परेचर TC है। तो एक चीज याद रखना, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं ना, कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर टेम्परेचर इज सेम। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि यार दो सिस्टम जो है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब TA इक्वल टू TB, और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब TB इक्वल टू TC। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ए और सी भी किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और तुम्हें लगेगा सर ये क्या बच्चों टाइप आपने चीज बताई है, पर हाँ, जब इसने खोजा था तब उसके लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लिखो अपनी कप में, तो TA किसके बराबर होगा? TC के। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये लिखा हुआ है वंश यहां पे बेटा, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर टेम्परेचर इज सेम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होना। क्या मतलब होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि वो किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में,